सभी स्टूडेंट का स्वागत है सीयूटी 24/7 पर। खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मैं यश और आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ा, फिर हमने ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा, फिर हमने लैंड एंड एग्रीकल्चर पढ़ा, अब हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको सुनने से पहले आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें। और साथ ही अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि एक ऐप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको 12th में 95% दिला सकता है, साथ में ही एक देश के बेहतरीन कॉलेज में आपका एडमिशन भी करवा सकता है। ये ताकत और ये शक्ति हमारे पास है। तो आइए और हमसे जुड़िए। तो चलिए वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आपके चारों तरफ पानी है। अगर हम दुनिया की बात कर लें, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 70% 71% वाटर है। हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, नॉर्थ साउथ ओशंस की। हम हमारे देश के चारों तरफ बात करें तो अरेबियन सी, साउथ के अंदर इंडियन ओशन और साथ में बे ऑफ बंगाल, और भी बहुत सारी नदियों की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं, हम लोग पॉन्ड्स की, तालाबों की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर की भी अगर देखा जाए तो पूरा पानी ही पानी है। ठीक है ना। और बिन पानी सब सून है, कहते हैं ना, बिन पानी सब सून है। आप देखो, अगर अपने जीवन में पानी ना हो तो क्या होगा। पहली बात तो जीवन चल नहीं पाएगा। हद मार के अपन शायद 2 या 3 दिन बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट हो जाएगी अपनी। ये तो है, बिना पानी पिए रहेंगे तो। साथ में हमारे शरीर के सभी फंक्शंस, या मैं कह दूं कि ह्यूमन के जीने के लिए या ह्यूमंस के सभी कामों के लिए पानी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी पानी के बिना नहीं हो सकती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी पानी के बिना नहीं रह सकती है। इसका मतलब हमारा अस्तित्व जो है वो वाटर रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। वाटर रिसोर्सेज जितने ज़्यादा रिच होंगे उतने ही ज़्यादा हम जो है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे और अपना जीवन आसानी से जी पाएंगे, ईजिली जी पाएंगे। तो ये वाटर रिसोर्सेज क्या है, और क्या ये वाटर रिसोर्सेज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ओशियन है, सी है, लेक है, रिवर्स हैं, सरफेस वाटर है। ये तो सरफेस वाटर है जो हमें आंखों से दिखता है, ग्राउंड वाटर है जो हमें आंखों से दिखता नहीं, जमीन के नीचे चलता है। क्या ये सभी वाटर यूज करने के लायक है? तो ऐसा नहीं है। हम ओशन वाटर को यूज नहीं कर सकते, और अगर उसे यूज करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी लगती है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत होती है और नमक हमारे शरीर के लिए ज्यादा बहुत खतरनाक है। तो हम जो है पूरी दुनिया का लगभग 3% पानी ही उपयोग करने लायक है, बाकी पूरा पानी उपयोग करने लायक नहीं है। अगर हम बात कर लें इरिगेशन की, अगर हम बात कर लें ड्रिंकिंग वाटर की, अगर हम बात कर लें घर में पानी के इस्तेमाल की, अगर हम बात कर लें इंडस्ट्रियल की, अगर हम बात कर लें एग्रीकल्चर में पानी के इस्तेमाल की, तो हर एक जगह पानी का इस्तेमाल होता है, हर एक जगह। और बिना पानी की ये सब चीज़ें संभव नहीं है। ना तो फसल होगी, ना जीवन चलेगा, ना खानों को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा। खाने को रोटी नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा, है। तो इतना ज़रूरी है वाटर। तो आइए वाटर रिसोर्सेज के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, और समझते हैं इस टॉपिक को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चले भाई, तो आप जो है ऐप जरूर डाउनलोड करें, ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। साथ में सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, इससे पहले भी मैं पूरे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और 1 शॉट्स भी करवा चुका हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी मैंने करवाए। और इनका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दे रखा है CUT.24/7 का, इसका जो पीडीएफ है आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। चले भाई, सबसे पहले अगर हम बात कर ले वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है ना, तो वाटर रिसोर्सेज जो है वो इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। अगर हम जिस्ट ऑफ द लेसन देखें, वाटर रिसोर्सेज जो है सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर की अगर हम बात कर ले तो ओशन आपको दिखता है, लेक आपको दिखती है, रिवर्स आपको दिखती है। ठीक है। ग्राउंड वाटर्स की बात कर ले तो ग्राउंड वाटर तो हम कंप्लीट इस्तेमाल करते हैं जमीन के अंदर। साथ में लैगून और ब्रैकफिश जो समुद्र के आसपास जो झीलें होती है या फिर खारे पानी की झीलें होती है, उनकी बात कर ले। ठीक है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंटली वाटर रिसोर्सेज को समझने के लिए एक पॉइंट है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, इज अ ओशन वाटर, इज अ रिवर वाटर। ठीक है ना। पानी के जो सोर्सेज है वो या तो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, या फिर स्नो जो ग्लेशियर्स है उनके पिघलने से। भाई दो ही तो है वजह, या तो बरसाती नदियां होंगी या ग्लेशियर्स की नदियां होंगी, है ना। हिमालय की जो नदियां वो ग्लेशियर से आ रही है, और जो बरसाती नदियों की अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है ना, तो बहुत सारी बरसाती नदियां हैं जो कि रेनफॉल पर डिपेंड करती है। साथ में बहुत सारी रिवर्स जो है वो ग्लेशियर्स के पिघलने से, तो स्नो के पिघलने से वाटर मिल रहा है, साथ में प्रेसिपिटेशन बारिश से जो है हमको पानी मिल रहा है। ये दो ही सोर्सेज हमारे पास पानी के, ठीक है। लैब में भी पानी बना सकते हो, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। चले भाई, तो ग्राउंड वाटर, ओशन और रिवर और
ये जो है हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है कंप्लीट करता है। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होने से पानी मिलता है हमें, और स्नोफॉल और स्नो जो है उसके मेल्ट होने से, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से पानी मिलता है। सरफेस वाटर की बात कर ले तो रिवर, ओशियन, लेक्स एंड पाउंड, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, ये दो तरह के सोर्सेज हैं। साथ में खारी पानी की झीलें जो समुद्र के आसपास या फिर रेगिस्तानों में होती हैं, या फिर कोल्ड डेजर्ट्स में होती है, लाइक लद्दाख, पैंग पांग सो और सोमोरिरी टाइप की झीलें। चले भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसकी हम शुरुआत करते हैं। आगे हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में अगर हम बात कर लें, एग्रीकल्चर के अंदर जो है इरिगेशन का बहुत इस्तेमाल है। टेम्पोरल वाइबिलिटी ऑफ द रेनफॉल, ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ हाई या यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग, इरिगेटेड लैंड एंड हायर प्रोडक्टिविटी, इन सब के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही वाटर रिसोर्सेज की बात कर ले तो उसमें वाटर क्वालिटी की बात करेंगे, हाई पॉपुलेटेड रिवर्स के बारे में बात करेंगे, और वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि पानी को कैसे बचाया जा सके, ठीक है ना। इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं इस लेसन में। चले भाई तो पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, अगर हम पूरी दुनिया की बात कर लें तो इंडिया के पास जो है टोटल लैंड शेयर जो है, केवल इंडिया के पास, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर इंडिया की लैंड शेयर की अगर हम बात कर लें कि पूरे इंडिया के पास दुनिया भर का कितना पानी है, तो कितना एरिया है पूरी दुनिया का एरिया में से, तो 2.4% ग्लोबल लैंड शेयर है इंडिया के पास में। कितना लैंड शेयर है? 2.4% लैंड शेयर है। और इस 2.4% लैंड शेयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है? 17% पॉपुलेशन रहती है। और वाटर इंडिया के पास कितना है? शेयर ऑफ द वाटर टोटल वर्ल्ड का 4% हमारे पास में वाटर है। तो 2.4 शेयर जो है वो लैंड शेयर है हमारे पास। पूरी दुनिया में जितनी जमीन है, जितना एरिया है, उसका 2.4 हमारे पास है। इस 2.4 एरिया में 17% पॉपुलेशन रहती है। मतलब कितनी गुना? 3 एकम 3, 3 वन जा 3 है, तो 6, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, लगभग 6 गुना इतना एरिया नहीं जितनी पॉपुलेशन है। और पानी केवल कितना है? 4%, ठीक है ना। तो रैंकिंग इन द वाटर अवेलेबिलिटी इन 132 और रैंकिंग इन द वाटर क्वालिटी इन 122। इंडिया की जो रैंक है वो क्या है? 132 और 122, ठीक है ना। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ठीक है। चले भाई तो देखते हैं। द इंडिया अकाउंटेड 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, द 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, द 16% ऑफ द पॉपुलेशन, 16 और यहाँ पे कर दे 17%, लेटेस्ट जो आंकड़ों के हिसाब से 17% है, ठीक है। एंड दैट 16% आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, जो कि ओल्ड डेटा पर है, ये भी ठीक है और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द टोटल वाटर अवेलेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन इज द 4, बारिश से जो पानी होता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमारे पास आता है। सरफेस वाटर एंड द रेप्लिशेबल वाटर इज द 1869, ठीक है ना। हमारे पास जो सरफेस वाटर है और रेप्लिश वाटर जो है, ठीक है ना, वो कितना है? 1869 क्यूबिक। और 60% ओनली यूजफुल अबाउट, जो यूजफुल वाटर है वो कितना है? तो जो बारिश से पानी आ रहा है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी है हमारे पास में। सरफेस वाटर की बात कर ले 1869 है, और साथ में ही 60% ऑफ ओनली यूजफुल इज अबाउट, इस सब में जो 60% वाटर है 112 क्यूबिक किलोमीटर, इसी पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज करने लायक है। सरफेस वाटर की बात, देयर आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ द सरफेस वाटर इज द रिवर, लेक, पाउंड एंड टैंक, ठीक है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। कौन कौन सा है? रिवर है, नदियां, लेक, पाउंड्स और टैंक। 8360 रिवर्स आर द प्रेजेंट विद द मोर देन द 1.6 किलोमीटर लेंथ ईच, ठीक है। द मीन एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 1869 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है ना। एनुअल रेनफॉल हमारे पास इतनी होती है। द 60% ओनली यूजेबल इक्वल टू 112 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सरफेस वाटर की बात करें, रिवर, लेक, पाउंड और टैंक है। इतनी सारी नदियां बहती हैं और 1.6 लाख किलोमीटर इसका लेंथ है। और एनुअल रेनफॉल से हमें 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिलता है, और इसके 60% ही यूजेबल रह जाता है, 112 km, ठीक है। सरफेस वाटर की बात कर ले, है ना। सरफेस वाटर तो भी हमने, है ना, रिसोर्सेज, ठीक है। चले भाई, ओके, हाँ हाँ। ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं,
ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो टोटल रिप्लेनिशमेंट ग्राउंड वाटर इज द 43 क्यूबिक मीटर, 46 अवेलेबल फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, लेवल ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द हाई ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया, द लो इन द छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरला एंड मॉडरेट इन द गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का जो पानी जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ किया जाता है अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का पानी का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, राजस्थान, ठीक है, इसमें क्या जाता है, और नॉर्थ वेस्ट की बात करें इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आपका आ गया है, ठीक है ना। ओके, कौन कौन से आ गए नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान आ गया, ठीक है ना, पंजाब आ गया और हरियाणा आ गया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें होता है, ठीक है। और ये लो है और ये जो है मॉडरेट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। ओके, द वाटर, सरफेस वाटर, द एग्रीकल्चर 89%, डोमेस्टिक 9%, इंडस्ट्रियल 92%। तो एग्रीकल्चर के अंदर सरफेस वाटर का इस्तेमाल 89% होता है भाई, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल होता है, याद रखना। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में। फिर डोमेस्टिक घरेलू यूज़ में कितना होता है, 9%। फिर इंडस्ट्रियल यूज़ कितना होता है, 2%। तो एग्रीकल्चर जो है 89% अगर हम बातचीत कर ले तो 89% जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक में 9% है और इंडस्ट्रियल में 2% होता है। द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर 92%, इंडस्ट्रियल 5% एंड डोमेस्टिक 3%। और ग्राउंड वाटर जो है, जो जमीन से पानी निकालते हैं हम लोग, ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लेते हैं, कुओं से निकाल लेते हैं, टीलो पंप से निकाल लेते हैं, हैंडपंप से निकाल लेते हैं, उसमें एग्रीकल्चर के अंदर 92% इस्तेमाल होता है ग्राउंड वाटर का, इंडस्ट्री में 5% और डोमेस्टिक में 3%, ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज्यादा ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल हो रहा है। और सेकंड रैंक पे अगर इसको पूरे को एक साथ कर दें इस फैक्ट को, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद पानी का इस्तेमाल कहां हो रहा है अगर हम बात कर लें, उसके बाद बात कर लें डोमेस्टिक में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, डोमेस्टिक, ठीक है ना। डोमेस्टिक में अगर हम इसको रैंक वाइज बांट दें इस तरह से, अगर मैं पढ़ाऊं आपको, फर्स्ट रैंक पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, एग्री। सेकंड रैंक पर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक पानी का इस्तेमाल, और थर्ड पर अगर हम बातचीत कर ले तो इंडस्ट्री, ठीक है ना। 5 और 2 7% और 9 और 3 12%। तो 12% पानी का इस्तेमाल डोमेस्टिक में, सरफेस प्लस ग्राउंड वाटर मिला करके सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में, और फिर लास्ट में इंडस्ट्रीज में, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट रैंक पर एग्रीकल्चर में सरफेस और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड डोमेस्टिक और थर्ड पर इंडिया में। और अगर सेकंड रैंक पे ग्राउंड वाटर की बात करें तो इंडस्ट्री में, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और सेकंड रैंक पे सरफेस वाटर में, डोमेस्टिक में, इन सिंपल मैनर। और इसको एक साथ कर देना, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। डिमांड फॉर द इरिगेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या है पूरे भारत की अगर हम बातचीत कर ले तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है और तो कहीं बहुत कम बारिश है। राजस्थान की बात करें तो 57 सेंटीमीटर पर ईयर एनुअल रेनफॉल है, ठीक है ना। और कई 400, 450, 500 मीटर एनुअल 500 जो है वो मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है। बहुत फर्क है। पूरे देश की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अगर मैं पूरे इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह है। यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, इनर पार्ट में बहुत कम है। तो उससे क्या होता है जब, और ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसा रेनफॉल है, अनइवन तो रेनफॉल है, साथ में कभी ज्यादा और कभी कम बारिश। तो ज्यादा बारिश होती है तो फसल खराब हो जाती है, और कम पानी बरसता है तो भी फसल खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहते हैं, है ना, गैम्बलिंग ऑफ मानसून कहते हैं। इसलिए इरिगेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए डिमांड रहती है किसान को इरिगेशन की, ठीक है। सीजनल रेनफॉल होता है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। द हाई टेम्परेचर कॉज अ मोर एवोपरेशन, हाई टेम्परेचर रहता है नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो एवोपरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टू ग्रो द वाटर इंटेंसिव क्रॉप, भारत में बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स भी उगाई जाती है। कोई कमर्शियल क्रॉप है लाइक गन्ना, लाइक जूट की बात अगर हम कर लें, ठीक है, कपास की बात अगर हम कर लें, ठीक है, चाय की बात कर लें, तो पानी चाहिए। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी जो है वो आपके वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब पानी होगा, ठीक है। सारे टू क्रॉप इन ड्राई सीजन, ठीक है ना, ड्राई सीजन वाली जो क्रॉप्स होती है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है। जो बाजरा वगैरह होता है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा अगर पानी नहीं मिलेगा। तो इरिगेशन, दो तरह से इरिगेशन होता है, एक तो प्रोडक्टिविटी के लिए इरिगेशन होता है जिसमें कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और एक इरिगेशन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन के लिए,
जिससे हमको फसल को बचाना है, भाई छोटा सा उत्पादन हो लेकिन फसल बच जाए, तो उसके लिए फिर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इरिगेशन की जरूरत होगी, क्योंकि जितना इरिगेशन होगा, पानी अच्छा होगा तो फसलें भी अच्छी होंगी इन सिंपल मैनर। तो ये सब के सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, है ना, डिटरमाइन द वाटर क्वालिटी। तो प्री कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज ड्वाइलिंग डे बाई डे, लगातार पानी की जो है जरूरत, मतलब पानी कम होता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक, है ना। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, इंक्रीज, आजकल लोग शावर से नहाते हैं, और आजकल तो शावर भी ऐसे शानदार आ गए कि जैसे आप बाथरूम में घुसे, शावर के अंदर जो है वो सेंसर्स लगे हुए हैं, पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा वो, ठीक है ना। उसके अंदर फिर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सोना चाहिए आपको, या आपको थोड़ी मसाज चाहिए, या आपको झरना चाहिए। फिर आपने बटन को सिलेक्ट किया आपने, और फिर ऊपर से पानी आ रहा है, सामने से पानी आ रहा है, और वो हल्का गुनगुना है, और आप फिर आधा घंटे तक नहा रहे हो, मतलब लगभग आपने 20 बाल्टी पानी कर दिया खत्म। एक बाल्टी से नहा सकते थे, लेकिन 20 बाल्टी पानी खत्म हो गया। स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, शॉवर से नहा रहा है, और पाइप से कार धो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जो पानी पीते हैं उसी के साथ में जो है वही पानी, और आरओ मशीन लगा रखी, तो आरओ मशीन जब पानी साफ करती है तो बहुत सारा पानी निकालती भी, खराब पानी खराब नहीं होता, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो प्लांट्स वगैरह के अंदर बर्तन धोने में, लेकिन तो पानी तो लगातार खराब हो ही रहा है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, लगातार बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना। अर्बन वेस्ट एंड द इंट्रोड्यूस्ड वेस्ट लेफ्ट टू द रिवर्स, बहुत सारा अर्बन वेस्ट, बहुत सारे जो नाले हैं, बहुत सारे सीवर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो पाइप्स हैं वो नदियों में खुल रहे हैं, इसलिए गंगा यमुना जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग पूरी दुनिया की नदियाँ, वो बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही हैं आजकल इस इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट से। द कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस मोर वेस्टेज इन टू द रिवर, ठीक है ना। ओके, एंड द गंगा एंड यमुना आर द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द इंडिया। कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक, मैंने देखा है कि हरिद्वार के अंदर लोग है ना, मतलब साबुन से नहा रहे हैं वहाँ पे, और फिर बालों का झुंड, और वो ऊपर दिया जला के बाल भी बहा दिए पानी के साथ में। अब पूछो मत आप, है ना, बहुत ही मतलब भक्ति होती है, भक्ति करनी भी चाहिए, मैं भी बहुत भक्तिवान आदमी हूँ, ठीक है, देख रहे हो आप ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ को खराब कैसे कर सकते हो? वो पानी आपको जीवन देता है, ठीक है ना। पानी नहीं होगा जीवन, और नदियाँ तो माँ है, ठीक है ना, बिना कुछ लिए आपको पालती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको साफ करें। इसलिए बहुत पुराने ज़माने में लोग तांबे के सिक्के फेंकते थे पानी में, तांबा पानी को प्योर करता है, ठीक है ना। लेकिन अब तो पूछो मत आप क्या कुछ फेंक रहे हैं नदियों में, ठीक है। ओके, वाटर कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट। अब इस खराब होते वाटर को, कम होते वाटर को, इस रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बचाएं जिससे कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और पानी हमेशा उपलब्ध रहे, ठीक है। अडॉप्ट द लॉज एंड एक्ट कंजर्व द वाटर, अडॉप्ट करें लॉ। जैसे अभी दिल्ली के अंदर जब पानी कम हुआ था, बीच में बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि कोई भी, जो दिल्ली एमसीडी है, कि कोई भी अपनी कार को पाइप से धोएगा, बाल्टी से धोएगा, पानी कम वेस्ट करेगा। अगर कोई कार में पानी धोएगा तो 2000 रुपये जुर्माना, अगर पाइप से धोएगा कार तो, ठीक है। साथ में हमको ये करना पड़ेगा, हम शावर से नहाएं, बाल्टी से नहाएं। साथ में हम ये करेंगे कि गवर्नमेंट पाइपलाइंस जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है ना, लीकेजेस ना हो, ठीक है ना। पानी का हम बहुत रिसाइक्लिंग वे में यूज़ करें, ठीक है ना, रिसाइकल प्लांट लगाएं बड़े बड़े, ठीक है, रीयूज़ करें वाटर को, यूज़ वाटर सेविंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी, प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचाएं, ठीक है ना। हम बड़े बड़े जो है वो इस तरह की मशीन्स लगाएं जिससे कि ट्रीटेड सीवरेज जो है वो पानी में जाए, ठीक है ना। ओके, द वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब चेक डैम्स बनाना, ठीक है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर्स बनाना, नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक है ना, पॉन्ड्स बनाना, लेक्स बनाना आर्टिफिशियली, इसे वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घर की छतों पर पानी जो इकट्ठा होता है उसको टैंक में स्टोर करना, जिससे ग्राउंड लेवल भी बढ़े और डोमेस्टिक यूज़ में आप पानी का इस्तेमाल कर सको, नहाने के लिए, पीने के लिए। वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, जो बाथरूम का पानी होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, है ना, जो सीवरेज वाटर होता है उसको ट्रीट करके, उसे सीवरेज साफ़ करके उसको वापस रीयूज़ करना। तो इस तरीके से हम पानी का जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। प्रिवेंटिंग द वाटर पॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुड मॉनिटर द पॉपुलेशन पॉल्यूशन, द फ्रीक्वेंट द सुपरविजन इन is essential. The other rivers such as the Sabarmati, Gomti, Kai, Adiyar, Vagai also monitor for the pollution. The monitoring the industrial location along the river banks, है ना, इनको लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो ध्यान देना है
कि कोई इंडस्ट्री या कोई शहर जो है अपना मतलब अगर वो सीवरेज छोड़ रहा है या फिर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पॉल्यूट्स जो है वो छोड़ रही है नदी में, तो उनको ट्रीट करके छोड़े, ठीक है ना, उनको साफ़ सुथरा करके छोड़े। तो इसको चेक करना, इसको लगातार मॉनिटर जो है वो करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, द लो क्वालिटी ऑफ द वाटर कैन बी यूज फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ओके। वाटर फ्रॉम द डोमेस्टिक सेंटर टू बी यूज फॉर द गार्डन, वाटर यूज फॉर द क्लीनिंग व्हीकल्स आल्सो यूज्ड फॉर द गार्डनिंग। तो रिसाइकल जो वाटर है, रिसाइकल वाटर सीवरेज का जो पानी होता है, ठीक है ना, जिसे गंदा पानी हम कहते हैं, उसको मशीन में रिसाइकल करना और रिसाइकल करके उसको फिर से इन सब यूजेस में यूज करना। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूँ वहां पर जो बाथरूम का पानी है, ठीक है ना, जो बाथरूम फ्लश हुआ, वो फ्लश पानी जो है एक मशीन में जाता है, मशीन से जितने भी पॉल्यूट्स उनको हटाता है और वो पानी वापस टंकियों में बढ़ता है और वापस बाथरूम में यूज होता है। तो ये रिसाइकल लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। समझ में आ गई? बाथरूम का पानी आपने ब्रश किया, मुंह धोया, नहाया, आपने बाथरूम में कमबोर्ड में फ्लश किया, वो पूरा पानी एक प्लांट में जाता है, उस प्लांट से वो सब साफ करता है, साबुन वाबुन हटाता है, ठीक है ना, और उसके बाद उस पानी को फिर से जो है वो बाथरूम के जो टैंक्स हैं उनमें भर दिया जाता है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाया हुआ है इस बिल्डिंग में जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चले भाई, अब वाटर शेड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर वाटर शेड मैनेजमेंट की बात मैं करूं, ठीक है, तो जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट, आप नदी आई, नदी को आपने कई सारी धाराओं में बांट दिया, आपने कई सारे चेक डैम्स बना दिए, कई सारे लेक्स बना दिए, कई सारे पॉन्ड बना दिए आपने, इसे वाटर शेड मैनेजमेंट कहते हैं। और उस वाटर को फिर आप जो है वो लगातार यूज़ कर रहे हो और इसी वाटर शेड से आप जो है ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ा रहे हो, साथ में पॉन्ड्स वगैरह। अभी पॉन्ड वॉन्ड बनेंगे तो धीरे धीरे पानी रिस्क के ज़मीन में जाएगा। तो वाटर शेड मैनेजमेंट वो है कि बरसात के पानी को अच्छे से यूज़ करना, रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना और उसका प्रॉपर सस्टेन मैनेजमेंट करना, उसे वाटर शेड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर एंड द कंजर्वेशन इज कॉल्ड द वाटर शेड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसे? वाटर शेड डेवलपमेंट। द प्रिवेंशन ऑफ द रन ऑफ स्टोरेज एंड द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोकेलेशन टैंक रिचार्ज सेल्स ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द नेचुरल अवेलेबिलिटी एंड द यूटिलिटी। इट्स डिपेंड ऑन द कम्युनिटी प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। एंड द हरियाली इज द वाटर शेड स्टैंडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हरियाली वाटर प्रोग्राम जो है, ठीक है ना, एक प्रोग्राम चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर शेड मैनेजमेंट में, वाटर को सस्टेनेबल और साथ के अंदर ही उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, इनसे वेस्ट ना हो पानी, ग्राउंड वाटर भी बढ़े। प्रोक्लेशन टैंक मतलब होता है पानी को इकट्ठा करने वाले, ठीक है ना। ओके, रिचार्ज सेल मतलब बड़े बड़े पाउंड्स, बड़े बड़े कुएं बनाना जिससे पानी उसमें बढ़ जाए और प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे पानी जमीन में जाए, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाए। क्योंकि अभी पूरी दुनिया, खास करके इंडिया की बात करें तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के कम होने से हम सब लोग दिक्कत में है, क्योंकि पीने का पानी का बहुत बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर ही है, ट्यूबवेल के थ्रू पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हरियाली एक प्रोग्राम चलाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, और उसमें जो है वाटर शेड मैनेजमेंट करना है और इसको बहुत ही एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को, है ना। नीरू मीरू जो योजना है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है, इसके अंदर भी जो है वो पानी का जो है वो किया जा रहा है। और नीरू मीरू की बात अगर मैं कर लूँ, ठीक है ना, नीरू मीरू प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चेक डैम्स वगैरह बना करके, इस तरीके से नहरें और चेक डैम्स बना करके पानी को स्टोर किया जा रहा है और उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जा रहा है, उसको प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है। अरावरी पानी संसद की बात अगर मैं कर लूँ तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको चला रही है, अरावरी पानी संसद, खास करके अलवर एरिया में। और ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट है, इसमें भी प्रोक्लेशन टैंक्स बनाना, पॉन्ड बनाना, लेक्स बनाना और उस पर पानी को स्टोर करना, जिससे सरफेस वाटर तो बड़े ही बड़े, साथ में ग्राउंड वाटर भी जो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेक डैम एंड प्लांटेशन, ठीक है ना, चेक डैम्स बनाना है, बड़े बड़े मतलब चेक डैम्स बनाने, साथ में बहुत सारे प्लांट्स लगाना है। अगर आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओगे तो वहाँ का वेदर ठीक होगा, क्लाइमेट ठीक होगा और फिर बारिश होगी, ठीक है। मेकिंग अ कंपल्सरी टू द पब्लिक मेक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग डन इन द तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है हर घर में। इसका मतलब क्या होता है? बारिश के पानी को जमा करना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। बारिश का पानी छत पे आया, ये एक पाइप में गया, यहाँ पर फिल्टर हुआ बारिश का पानी, फिल्टर होकर एक बड़ा सा टैंक बना हुआ है, टैंक के थ्रू ये पानी है। अब टैंक के थ्रू ये पानी जो है उसको फिर एक वॉल में जोड़ दिया, एक कुएं में, एक नेचुरल कुआं खुदा और इसके नीचे जो सीमेंट नहीं लगाया, इसके नीचे बजरी पत्थर भर दिए, जिससे पानी धीरे धीरे जो है वो जमीन में जाएगा। कहाँ जाएगा?
पानी जो है वो धीरे धीरे, अगर हम बात कर लें, पानी जो है वो धीरे धीरे जमीन में जाएगा, इससे ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। साथ में इसी पानी में पंप लगा करके हम ग्रीन वाटर, टॉयलेट फ्लशिंग, कार वॉशिंग और क्लोथ वॉशिंग के अंदर, साथ में खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, इन सब में इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारी डोमेस्टिक यूजेस के हिसाब से। तो इस तरह से जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो है वो तैयार कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो नीरू जो है वो आंध्र प्रदेश में, अरावरी पानी संसद जो है वो राजस्थान में, हरियाली जो प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना तमिलनाडु में कंपलसरी कर दिया गया है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। इट इज द मेथड ऑफ द कैप्चरिंग द स्टोरिंग रेन वाटर फॉर द वेरियस यूजेस, ठीक है ना, वेरियस यूजेस, द रिफिल्ड एंड द ग्राउंड वाटर वेल्स, ठीक है। इट्स इंप्रूव द वाटर क्वालिटी, ठीक है ना, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो पॉल्यूट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टेक प्लेस इन द वाटर, ठीक है ना, ओके। एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रैक्टिस इन डिफरेंट एरियाज बाय द डिफरेंट ट्राइब्स। राजस्थान में बहुत इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान, टाका कहते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेस्ट नहीं करते हैं बर्तन वर्तन धोने में, पीने के लिए, और अपने घर के पेड़ पौधों में पानी डालते हैं बस, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरे साल भर वेस्टर्न राजस्थान जो डेजर्ट एरिया उसमें पानी की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि बारिश का पानी मीठा होता है, ठीक है ना, ओके। और धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है, और जो मीठा पानी नीचे जा रहा है तो उसकी कंक्रीट इस तरह की होती है नीचे, जो कि नेचुरल होती है, तो उससे जो सॉल्टी पानी होता है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो अच्छा मीठा पानी जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। चले भाई, हार्वेस्टिंग थ्रू द वेल्स, रिचार्ज वेल्स, कुंड एंड टाकास, टाकास राजस्थान में कहता है, ठीक है ना, जो इस तरह की ये कुंड है ना, इन्हें टाका राजस्थान में कहते हैं, ठीक है, ओके। और राजस्थान में केवल जो है, और इससे इंक्रीज द ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड लेवल वाटर, है ना, क्योंकि पानी रिस के नीचे भी जा रहा है, तो ग्राउंड लेवल का वाटर भी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। और राजस्थान में इन्हें टांगा कहता है, ठीक है। चलो चले भाई, अब बात करते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी की। एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत कर लें, ठीक है ना। 2014-15 के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूड द ड्रिंकिंग वाटर। तो नेशनल वाटर पॉलिसी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में हमारा CUET.24/7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने से आपको इस क्लास की नोट शीट जो है वो बिल्कुल वहाँ पर फ्री उपलब्ध होगी। साथ के अंदर ही आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी दे रखा है, उस प्लेलिस्ट पे जाएं और अपने चैप्टर्स देखें। मैं फर्स्ट बुक कंप्लीट कर चुका हूँ, हमारी सेकंड बुक चल रही है, और सेकंड बुक के भी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पर थ्योरी के भी वन शॉट्स रखे हुए हैं, साथ में क्वेश्चंस के भी वन शॉट रखे हुए हैं, तो उनको भी आप जाके देखें। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ऐप भी डाउनलोड करें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें अड्डा 24/7 का। अड्डा 24/7 का जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऐप डाउनलोड करते ही क्या हुआ, ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करते ही आप जो है वो UGPG एंट्रेंस पे जाएं, फिर CUT UG पे जाएं, फिर CUT महापैक पे जाएं, और CUT महापैक पे जाने के बाद व्यू ऑल करें, और व्यू ऑल करने के बाद आप जाएं CUT महापैक आर्स डोमेन, और आर्स डोमेन में जाएं और बाय नाउ पर क्लिक करें, ठीक है ना, और कोड लगाएं। फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ क्या कुछ मिलेगा आपको इसमें। कोड लगाएं, इसमें कोड लगाएं Y सर G20, इस कोड का अप्लाई करें। 12,000 में आपको ये महापैक पड़ रहा है आर्ट्स का, विथ बुक्स, है ना, ओके, विथ प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना, विथ बुक्स 12,000 का, 599 का आपको ये पूरा कोर्स पड़ रहा है पूरे साल भर के लिए, 12th प्लस CUT दोनों के लिए। और कोड है मेरा Y सर G20, ये अपना कोड है। अब सुनना क्या है, ये जो कोर्स है वो 12th प्लस CUET है। 12th के आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री पढ़ाएंगे अनिता मैम, पॉलिटी पढ़ाएंगे मोइन सर, और प्रिंस सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी, और मैं स्टूडेंट पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी। रिजल्ट्स हैं हमारे पास में, आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख चुके होंगे बच्चों के, ठीक है। 12th तो ये हो गया, पूरे साल भर का है ये, पूरा 12th का एग्जाम क्रॉस कराएगा, पूरा CUT का क्रॉस कराएगा एग्जाम, और साथ में इसी महापैक में आपको कॉलेज प्रिंटर भी फ्री मिलेगा। जब आपका CUT में स्कोर आ जाएगा और फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी काउंसलिंग आपको फ्री मिलेगी। CUT के अंदर आपको GT प्लस लैंग्वेज, है ना, GT मतलब GK, क्वांट, रीजनिंग प्लस लैंग्वेज, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश आपको मिलेगी। साथ में आपके जो भी डोमेन्स लोगे आप आर्ट्स के,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, वो आपको यहाँ मिलेंगे। साथ में अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स मिलेंगे आपको इस बैच के अंदर, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर, अनलिमिटेड रिवीजन बैचेस मिलेंगे आपको, ठीक है ना, अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी। जो भी नए बैचेस आएंगे, एम्बिशन, प्रतिज्ञा, समर्थ, सब में आपको एंट्री मिलेगी। रिकॉर्डेड बैच, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस सैंपल पेपर क्लासेस, सब आपको मिलेगी। साथ में हमारी मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। तो और रोजाना हम इस बैच में क्या करेंगे, अगर हम बात कर लें तो रोजाना लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी आपकी एग्जाम तक, CUT प्लस 12th के, पहले 12th के एग्जाम फिर CUT के एग्जाम, और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगी, जो बच्चा लाइव देख पाएगा, रिकॉर्ड देखेगा। साथ में डेली आपको DP मिलेगी, ये तो क्लास ही मिल रहा है, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल रहा है। जो टॉपर्स हैं CUT के, उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है कि अपनी तैयारी को कैसे करें। DPPs मिल रही है, सैंपल पेपर्स हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, रिवीजन क्लासेस हम आपकी लेंगे, रिवीजन बैचेस आपको इसके अंदर मिलेंगे, डाउट सेशन अलग से होंगे। साथ में मेरी ईमेल ID नोट कर लो, YASH यश WARDHAN yashwardhan.SINGH@247.com, ठीक है ना। ये मेरी ईमेल ID है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, ठीक है ना। ओके, अगर आप 12th का अलग से लोगे तो 5,000 का आता है, अगर आप CUT लोगे 15,000 का, तो 22,000 का आएगा, और केवल उसी कोर्स में स्टक रह जाओगे। अनलिमिटेड बुक्स, तो बुक्स पूरी मिल रही है, अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहा है, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल रहे हैं, साथ में रिवीजन बैच मिल रहा है फ्री इसके अंदर आपको, पेपर प्रैक्टिस जो बैच मिलता है वो भी आपको फ्री मिल रहा है इसके अंदर, और जितने भी बैचेस आएंगे वो भी मिल रहा है एग्जाम तक। काउंसलिंग फ्री मिल रही है आपको, मेंटरशिप फ्री मिल रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है YSG20 कोड लगा के 12,599 में कोर्स लें और 8 से 10,000 पैसे भी बचाएं, और साथ में अपना सिलेक्शन भी पक्का करवाएं। तो ये वहाँ पैक लेना। चलो भाई वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, YSG20 कोड को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेशनल वाटर पॉलिसी की अगर मैं बातचीत करूँ आपके सामने, किसकी बात करूँ, अगर नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में मैं बातचीत करूँ तो आपको शेयर करें एक बार अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करूं तो ये नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो 2002, ठीक है ना। नेशनल वाटर पॉलिसी की अगर मैं बातचीत करूं आपके सामने कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो कब कब आई, ठीक है ना। तो 2002 की बात करूं, नॉट 14-15, ठीक है ना, इज 2002, ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। वो तो मेरे वो जो दिमाग में थी, क्या कहते हैं उसको, नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है ना, नेशनल वाटर पॉलिसी। चले भाई, तो नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करें तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड ड्रिंकिंग वाटर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब बड़े बड़े बांधों के ऊपर जो डैम्स बनाए जाते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है इरिगेशन करना, सिंचाई भी देना, बिजली बनाना, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाना, और साथ में पीने का पानी भी देना। जहां पर एक से ज्यादा पर्पज है कोई भी वाटर प्रोजेक्ट के, उसे कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। लाइक भाखड़ा नांगल डैम, गोदावरी परियोजना, कावेरी कृष्णा परियोजना, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ऑल एनिमल्स एंड मैन इन द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। द रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, है ना। ऐसा नहीं है हर जगह कोई ट्यूबवेल खोद रहा है, पानी निकाल रहा है, पानी का बिजनेस कर रहा है, पानी वेस्ट कर रहा है। बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी रेगुलरली चेक, कि फ्लोराइड तो ज़्यादा नहीं है, सोडियम तो ज़्यादा नहीं है, नमक तो ज़्यादा नहीं है पानी के अंदर, उसको चेक करना। इंक्रीज द एफिशिएंट यूज ऑफ द वाटर, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करना पानी। अवेयरनेस ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द वाटर टू बी इम्पार्टेड टू द कॉमन पीपल, ठीक है ना। ओके, अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस बताओ, कहते हैं जल ही जीवन है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल बिना सब सून है, ठीक है ना, जल ही जीवन है, ठीक है ना। इस तरह से अवेयरनेस बढ़ाना जिससे कि वाटर को वेस्ट ना करें लोग, ठीक है। वाटर वेस्ट कब नहीं होगा, शावर से ना आए, बाल्टी से ना आए, पानी को बाल्टी से धोएं, मतलब गाड़ी को बाल्टी से धोएं, ठीक है ना, पानी की बाल्टी से, पाइप से ना धोएं, ठीक है ना। रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ठीक है। इस पर जो गौर किया जाए। द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज रियलाइज्ड बाय द ऑल पीपल। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हमको भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अंत में पानी हमारे घर में ही आ रहा है, तो हम उसका कैसे यूज़ करें। तो गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट तो पॉलिसीज लगाएंगी, लेकिन अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन धरे के धरे रह जाएंगे, कोई काम ही नहीं आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तभी वो लागू हो पाएंगे जब हम मिलकर के उसमें काम करेंगे, हम पानी को सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। चलें भाई, ठीक है, साथ में ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम जल क्रांति जो गांव है, ठीक है ना, उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ हम आ जाते हैं, तो इसको मैं आपके लिए यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसको मैंने लास्ट में लिया है असल में आप लोगों के लिए, जिससे आप अब इसको आप समझ सकेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पे चैप्टर 6 ये
जो है चैप्टर अभी 6 नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 हो गया अभी ये, ठीक है ना। नई बुक जो है आपकी उसमें पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड ह्यूमन सेटलमेंट है, थर्ड की बात करें लैंड और एग्रीकल्चर है, फोर्थ चैप्टर जो है आपका अगर हम बात कर लें तो वाटर रिसोर्सेज है, फिफ्थ आपका फिर वो मिनरल्स वाला जाएगा। तो जल क्रांति अभियान की बात कर ले 15-16 के अंदर, ठीक है ना। जल क्रांति अभियान क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल क्रांति अभियान, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन द ईच 672 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री क्रिएट अ जल ग्राम, है ना, जल ग्राम बनाए गए, ठीक है। ओके, द आइडेंटिफाई द मॉडल ऑफ द कमांड एरिया अबाउट 1000 हेक्टेयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, द एबिटेंट ऑफ द पॉल्यूशन, द क्रिएटिंग ए मास अवेयरनेस थ्रू द सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट, पोस्ट, इजी राइटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल्स। तो जल ग्राम का मतलब है जहाँ पानी को अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पीने का पानी मिल रहा है, ठीक है ना, उन्हें एक जल ग्राम कहा गया है, जो कि 672 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंट्री के अलग अलग भागों में घोषित किए गए। साथ में अवेयरनेस बढ़ाई गई है, ठीक है ना, और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और साथ में कमांड एरिया जो है, ठीक है ना, 1000 हेक्टेयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, साथ ही आइडेंटिफाई किया गया 1000 हेक्टेयर इलाका जहां पर जल की कमी को दूर करना है, उसे जल क्रांति अभियान कहते हैं, जो 15-16 में चला। साथ में केस स्टडी है, एक गाँव है रालेगांव सिद्धि, ठीक है ना। रालेगांव सिद्धि जो है वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पर प्रोक्लेशन टैंक बने, डैम बने, पाउंड्स बने, नहरें बनी, और उन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज को रिच कर लिया। जिस गांव में पानी बहुत कम था वहाँ आज बहुत ज़्यादा पानी है। रालेगांव सिद्धि जो है महाराष्ट्र का एक गांव है, उसकी केस स्टडी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। द केस इन रालेगांव सिद्धि, इट इज़ द एग्जाम्पल फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट। अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटरशेड एंड द कंजर्व विद द पब्लिक। द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन टूक प्लेस एंड द डेवलप द वाटरशेड। The status of the village is changed. The dependency of started decline. ठीक है। द तरुण मंडल वाज द फॉर्म टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ये जवानों का एक ग्रुप बनाया गया तरुण मंडल, जिससे कि पॉल्यूशन को रोका जा सके। कंट्रोल ग्रेजिंग स्टार्टेड, है ना, गांवों के अंदर कंट्रोल ग्रेजिंग स्टार्टेड की गई, चारे का नियंत्रित उपयोग शुरू किया गया। नहीं तो क्या करते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बहुत सारा चारा चरते हैं, ठीक है ना, जिससे जंगल और आसपास की वेजिटेशन को नुकसान पहुंचता है। ओके, ठीक है। द ड्राई क्रॉप व स्टार्ट ग्रोइंग, है ना, ड्राई क्रॉप जिसमें कम पानी की जरूरत होती है और ज़्यादा उत्पादन होता है, उसे ड्राई क्रॉप्स कहते हैं, कि जवार, बाजरा, ठीक है ना, इस तरह की क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। कम्युनिटी लीडेड टू कंट्रोल ऑफ द विलेज, क्योंकि अगर हम ऐसी क्रॉप्स को उगाएंगे जिनको पानी का ज़्यादा यूज़ करके उत्पादन लिया जाता है या प्रोडक्शन लिया जाता है, तो फिर नुकसान होगा पानी का। हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी है जो कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे और यूजफुल भी हो। द कम्युनिटी लीडेड टू कंट्रोल ऑफ द विलेज, द पीपल डेवलप्ड ईच अदर एंड इट इज़ द मॉडल विलेज ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। कम्युनिटी लीडर्स, पंच सरपंच जो है उनकी सहमति से जो है काम होने लगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो केस स्टडी है, जिसमें वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी, उसके मैनेजमेंट, उसके मिसयूज़ को रोकना और लोगों को अवेयर करना। तरुण मंडल जो एक ग्रुप बनाया गया जवानों का, जिससे पानी को पॉल्यूशन से बचाया जा सके, पानी के रिसोर्सेज को सेव किया जा सके और लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि वो पानी का कैसे इस्तेमाल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर ये बात है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पूरा का पूरा आपका लेसन हो गया। अगर इस लेसन का एक शॉर्ट रिवीजन दूं मैं आपको, ठीक है ना, शुरुआत से अगर एक शॉर्ट रिवीजन दूं आपको मैं, तो यहाँ पे हम चाहे तो इस जगह आकर कर सकते हैं। ये हमने शुरुआत में इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज की बात, वाटर क्वालिटी इट्स रेफर टू प्योरिटी ऑफ द वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस मतलब पॉल्यूट, है ना, मतलब ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं होना चाहिए। हाईली पॉल्यूटेड रिवर यमुना एंड गंगा, वाटर कंजर्वेशन, द इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉ, डेवलप द वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स, द प्रिवेंट द पॉल्यूशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग रीयूज, ठीक है। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट तो आपको पढ़ाई दिया। हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश एंड अरावली पानी संसद जो है वो अलवर राजस्थान में। नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में आई। द ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूज़ के लिए पानी को जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पानी को इकट्ठा करना है, बारिश के पानी को, जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़े और उस पानी को यूज़ भी किया जा सके। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया और कहाँ उसको जो है वो लागू किया गया एज ए लॉ, तो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। साथ ही लेजिस्लेचर प्रोविजन फॉर द प्रिवेंटिंग वाटर, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और द वाटर सेस एक्ट इज 1977। इन सबको लागू किया गया जिससे कि हम वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूशन से बचा सकें, वाटर रिसोर्सेज के मिसयूज़ को रोक सकें, ठीक है। साथ में ही हम वाटर को जो है वो सेव कर सकें, ठीक है। इसके लिए कई सारे लॉज भी जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
मैं वापस बता दूं आपको कि आप जो है वो अड्डा 24/7 परिवार से जुड़े हैं। ये CUT अड्डा 24/7 है, देश और दुनिया का बढ़ता हुआ चैनल, और खासकर CUT और 12th के बच्चों के अंदर जो है ये बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। और फेमस क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास में मेहनत है, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ में ही हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, CUT अड्डा 24/7 को आप जो है वो ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस की PDF मिलेगी, इस क्लास की PDF मिलेगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी प्लेलिस्ट के जो है लिंक दे रखा है, उसको जाके देखें, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत कुछ है। साथ में आप ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, या फिर आप जो है वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आपका, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे, इस तरह का आपका एक यूजर इंटरफेस खुलेगा। आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ठीक है ना, ऑल कोर्स जाएंगे, आप UG PG एंट्रेंस एग्जाम को चूज करेंगे, CUT UG को चूज करेंगे, CUT महापैक को यूज करेंगे। उसके बाद आप व्यू ऑल में जाना, और फिर CUT आर्ट्स पैक को आपको चूज करना है विथ बुक्स वाले को। बुक्स बहुत जरूरी है, खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और फिर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, और फिर यहां पर कोड लगाएंगे आप, क्या, YSIRG20। सर ये कोड क्यों लगाना है? क्योंकि इस कोड से आपको मेरी 24x हेल्प मिलेगी। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कभी मुझसे बात कर सकते हैं, आप कहीं भी परेशानी, किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा कि कैसे आपको 12th क्रॉस करना है अच्छे मार्क्स के साथ में, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, और कैसे आपको CUT क्रैक करके बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो YSIRG20 कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ये कोर्स अगर बात करेंगे तो 12,599 का पड़ जाएगा, 12,599। और YSIRG20 जो है आपको क्या लगाना है, यहाँ पर कोड लगाना है। ये 12th प्लस CUT दोनों में आपकी मदद करेगा। 12th प्लस CUT, आपको 12th के सभी कोर्सेज में एंट्री मिल जाएगी, CUT के सभी बैचेस में एंट्री मिल जाएगी, अनलिमिटेड पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस बुक्स मिलेंगी, प्रिंटेड बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी, साथ में सभी बैचेस में एंट्री, चाहे वो बैचेस रिवीजन बैचेस हो, चाहे वो सैंपल पेपर प्रैक्टिस बैचेस हो, चाहे वो रेगुलर बैचेस हो, प्रतिज्ञा, एम्बिशन, समर्थ, सब में आपको एंट्री मिलेगी। रोजाना लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होने वाली हैं, रोजाना लाइव क्लासेस होगी प्लस रिकॉर्डेड, नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है ना। साथ में डेली DPP सॉल्व होंगी बैच के अंदर, डाउट सेशन डेली होंगे, साथ में ही रिवीजन बैचेस आपको इस बैच में फ्री मिल जाएंगे, सैंपल पेपर प्रैक्टिस के बैचेस आपको अलग से मिल जाएंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, और साथ में मेरी ईमेल ID YASHWARDHAN yashwardhan.SINGSing@adda247.com, और मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, है ना। जो कोशिश करता है वो जीत जाता है, और जो सही राह चुनता है और सही कोच चुनता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं आती है। तो जुड़े रहें CUT अड्डा 24/7 के साथ में। धन्यवाद।